अध्याय 6 भाग 2। रणवीर सेना। धन को समाज का एक प्रमुख निर्धारक माना जाता है। हालांकि बिहार में सत्ता के कई अन्य साधन भी है और उनमें से एक सबसे प्रचलित साधन हिंसा है। अन्य जगहों की तरह बिहार में भी सत्ता बंदूकों की नालों से होकर गुजरती है। हालांकि भूमिहारों ने पहले ब्रह्मर्षि सेना और सवर्ण मुक्ति मोर्चा SLF के साथ प्रयोग किए थे, लेकिन मध्य बिहार क्षेत्र में जातिगत संघर्षों में उन्हें प्रभुत्व दिलाने वाली रणवीर सेना ही थी। रणवीर सेना का आधार बनाने वाले भूमिहार बड़े पैमाने पर इसी तरह के समूहों से आए थे, जैसे 1980 के दशक की शुरुआत में गया में ब्रह्मर्षि सेना और 1990 के दशक में गया जहानाबाद क्षेत्र में SLF। रणवीर सेना का गठन 1994 में भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में हुआ था। इसका नाम 19वीं सदी के एक सेवानिवृत्त सैनिक रणवीर चौधरी, जो उसी गांव के रहने वाले थे, से प्रेरित था। उन्होंने कथित तौर पर राजपूतों के प्रभुत्व के विरुद्ध भूमिहारों के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सेना के गठन के तात्कालिक कारणों पर आम सहमति नहीं है। हालांकि दो अलग अलग घटनाओं का उल्लेख करना जरूरी है जिन्हें रणवीर सेना के जन्म का तात्कालिक कारण माना जाता है। पहला संभावित उत्प्रेरक 1993 में बेलाउर की एक घटना है, जब एक जमींदार ने अधिक मजदूरी की मांग करने पर एक मजदूर को कैद कर लिया था। हालांकि जब भाकपा माले कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आरा और सहार के बीच मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया, तो मजदूर को रिहा कर दिया गया। गांव के प्रमुख भूमिहारों, जिनमें ग्राम प्रधान भी शामिल थे, ने भाकपा माले के बढ़ते प्रभाव को रोकना जरूरी समझा और इसी समूह ने अंततः रणवीर सेना के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। भाकपा माले पार्टी के अखबार लिबरेशन में उद्धृत एक और घटना भले ही मामूली लगे, लेकिन बिहार में व्याप्त जातिगत अहंकार को देखते हुए इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। कहानी के अनुसार 11 जुलाई 1994 को बेलाउर गांव का एक भूमिहार युवक सिगरेट खरीदने के लिए एक स्थानीय दुकान पर गया, जहां दुकानदार ने उसे कहा कि उसके पास सिगरेट नहीं है। हालांकि उसी शाम उसी गांव के एक दलित युवक ने दुकानदार से सिगरेट खरीदी। गुस्साए भूमिहार युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकानदार की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने की कोशिश करने वाले CPI-ML समर्थक बीरबल यादव की भी पिटाई कर दी गई। इस घटना से भूमिहारों और दलितों के बीच तनाव बढ़ गया और अंततः रणवीर सेना का गठन हुआ। ये सेना 1994 से 2002 तक बहुत सक्रिय रही, जिस वर्ष इसके नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार किया गया था। रणवीर सेना अपने पूर्ववर्तियों या अन्य जाति सेनाओं से कई मायनों में भिन्न थी। सेना द्वारा जारी एक बयान ने उसके इरादे स्पष्ट कर दिए। भाकपा माले के अत्याचारों से मजबूर होकर हम किसानों के बेटों ने रणवीर सेना का गठन किया है। हमने बिहार से भाकपा माले के कुत्तों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। हम किसानों की हर हत्या का बदला 100 नक्सलियों को मारकर लेने के लिए दृढ़ है। हालांकि सेना को राजपूतों और क्षेत्र की अन्य प्रभावशाली जातियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसका नेतृत्व और समर्थन मुख्य रूप से भूमिहारों द्वारा किया जाता था। दो सबसे शक्तिशाली जातियों और ऐतिहासिक शत्रुओं भूमिहारों और राजपूतों का एक साथ आना सेना के गठन जितना ही महत्वपूर्ण था। साझा वर्ग हित, मंडल विरोधी आंदोलन और लालू प्रसाद यादव के शासन के दौरान OBC का बढ़ता दबदबा इस सद्भाव के प्रमुख कारक थे। सेना ने किसी भी अन्य जातीय सेना की तुलना में अपनी भौगोलिक उपस्थिति और भूमिका का कहीं अधिक विस्तार किया। 1996 में भोजपुर के खोपरा और सरथुआ गांवों में हुए दो नरसंहारों में अपनी संलिप्तता के माध्यम से इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खोपरा ने सेना को इसके गठन के कुछ ही महीनों बाद अपना मुख्य नेता ब्रह्मेश्वर सिंह भी दिया। ब्रह्मेश्वर सिंह, जिन्हें उनके समर्थक सम्मानपूर्वक मुखिया जी कहते थे, ने अपनी गुरिल्ला युद्ध तकनीकों और उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल के माध्यम से सेना को एक अर्धसैनिक बल और एक वास्तविक राजनीतिक संगठन में बदल दिया। कहा जाता है कि ब्रह्मेश्वर सिंह ने सेना समर्थकों के एक व्यापक नेटवर्क से वित्तीय संसाधन जुटाए और कार्यकर्ताओं के लिए मासिक वेतन आधारित ढांचा स्थापित किया। हालांकि इस संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर तब ध्यान आकर्षित किया जब 1996 में इसने भोजपुर जिले के बथानी टोला में 21 दलितों और मुसलमानों का नरसंहार किया, जिन पर सेना ने माओवादी समर्थक होने का आरोप लगाया था। मृतकों में 6 बच्चे, 3 नवजात और 11 महिलाएं थीं। इस नरसंहार के कारण ब्रह्मेश्वर सिंह को बथानी टोला का कसाई उपनाम मिला। CPI-ML लिबरेशन के महासचिव विनोद मिश्रा ने नरसंहार के तुरंत बाद आंख के बदले आंख नीति की घोषणा की। 14 साल बाद 2010 में आरा जिले की एक सत्र अदालत ने बथानी टोला नरसंहार के सिलसिले में 3 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई,
जबकि 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिन 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, उनमें से मनोज सिंह पर एक प्रमुख गवाह नईमुद्दीन की 3 महीने की बेटी की हत्या का आरोप था। अजय सिंह पर 10 साल की फूल कुमारी की हत्या का आरोप था और नरेंद्र सिंह पर 2 महिलाओं, रामतिया देवी और संझारू की नृशंस हत्या का आरोप था। हालांकि पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बाद में 2012 में त्रुटिपूर्ण साक्ष्य का हवाला देते हुए सभी को बरी कर दिया। रणवीर सेना के कामकाज को समझने के लिए इसकी विचारधारा को समझना जरूरी है, जो वर्ग, जाति और उनके सामाजिक व आर्थिक निहितार्थों के जटिल अंतर्संबंध से उपजी है। जैसा कि इसके कार्यों से स्पष्ट है, सेना माओवादी संगठनों की कट्टर विरोधी रही है। वे केवल माओवाद को ही नहीं, बल्कि साम्यवाद के पूरे परिदृश्य को अपने और समाज के हितों के विरुद्ध मानते थे। रणवीर सेना की उत्पत्ति का श्रेय पूर्व में प्रभावशाली जातियों, विशेषकर भूमिहारों, की बिहार के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की बेचैनी को दिया जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे यह उच्च जातियों, राजनेताओं और निहित स्वार्थों के एक बड़े वर्ग के समर्थन और संसाधनों से विकसित और मजबूत होती गई, इसने किसी भी सुचारू रूप से कार्य करने वाली संगठनात्मक व्यवस्था की तरह संरचनाएं, प्रक्रियाएं और विचारधारा भी विकसित की। अपने चरम पर सेना के पास भूमिहारों के स्वामित्व वाले 17,000 लाइसेंसी हथियार आसानी से उपलब्ध थे। अपने एक पर्चे में रणवीर सेना ने दावा किया, रूस और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्टों की हार हो चुकी है, अब उन्हें भारत से भी उखाड़ फेंकना होगा। सबसे घातक दौर, रणवीर सेना और एमसीसी की ताकत बढ़ती गई, जिसके कारण एक दूसरे के कार्यों के विरुद्ध खूनी प्रतिशोधों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। 1990 के दशक के अंतिम 5 वर्षों में लगभग 43 नरसंहार हुए, जिनमें 400 से अधिक लोग मारे गए। सेना द्वारा किया गया सबसे भयावह नरसंहार 1 दिसंबर 1997 को हुआ था। जहानाबाद जिले में सोन नदी के किनारे 2000 की आबादी वाला एक गुमनाम गांव लक्ष्मणपुर बाथे बसा है। गांव की जीवन रेखा ये नदी जहानाबाद और भोजपुर जिलों के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। 1 दिसंबर की रात के सन्नाटे में जब वहां के निवासी सो रहे थे, कुछ भी असामान्य नहीं था। हालांकि नदी के उस पार लगभग 250 आदमियों का एक बड़ा समूह देसी पिस्तौल और चाकुओं से लैस गांव पहुंचने के लिए शांत पानी में लंगर डाले नावों पर सवार हो गया। नदी का 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए या गांव पहुंचकर तितर बितर होते हुए किसी ने उन्हें न देखा और न सुना। तभी अचानक रणवीर सेना जिंदाबाद के नारों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। आत्मसमर्पण करो के नारे गूंजते ही निवासी अपनी नींद से जाग उठे। सेना के जवानों ने झोपड़ियों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर सोते, दौड़ते, रेंगते या छिपे हुए हर किसी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। यह नरसंहार 3 घंटे से ज्यादा समय तक चला, जिसने नदी किनारे बसे पूरे गांव को तबाह कर दिया। 2 साल की सुमित्रा जब वो अपनी मां के पास सो रही थी, उसके पेट में गोली लग गई। उसके बड़े भाई 5 साल के अरविंद के सिर में गोली लगी। उनकी चाची 16 साल की सीता, जिसकी 5 दिन बाद शादी होने वाली थी, उनके बगल में लेटी थी। अपनी तरह के इस पहले नरसंहार में महिलाओं और बच्चों को सीधे निशाना बनाया गया था। नरसंहार के अंत तक 35 महिलाओं और बच्चों सहित 58 दलित मारे गए थे। हमलावरों ने बिहार में किसी भी जातीय नरसंहार में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में पीड़ितों को अपना शिकार बनाया था। सबूत का आखिरी टुकड़ा मिटाने की कोशिश में भोजपुर में गायब होने से पहले हमलावरों ने उन 2 नाविकों का गला काट दिया जिन्होंने उन्हें नदी पार कराने में मदद की थी। लक्ष्मणपुर बाथे को कई कारणों से निशाना बनाया गया था। सेना का मानना था कि गांव के निवासी, जिनमें ज्यादातर दलित थे, माओवादियों के समर्थक थे, जिन्होंने 1992 में बर्रा में 35 भूमिहारों का नरसंहार किया था। ये गांव पड़ोसी गांवों की तरह उग्र दलितों द्वारा संरक्षित नहीं था, जिससे बाथे एक आसान निशाना बन गया। हमलावरों को इस बात से मदद मिली कि गांव में बिजली नहीं थी और सबसे नजदीकी सड़क 4 किलोमीटर दूर थी। हालांकि जैसा कि तत्कालीन डीजीपी एसके सक्सेना ने दावा किया था, तात्कालिक कारण भाकपा माले द्वारा भड़काया गया हो सकता है। भाकपा माले ने नरसंहार से कुछ हफ्ते पहले ही एक जन अदालत बुलाई थी। उन्होंने गांव में 30 एकड़ विवादित सरकारी जमीन पर एक भूमिहार जमींदार द्वारा उगाए गए धान की जबरन कटाई का आदेश दिया था। ये ठीक उसी तरह का नक्सली खतरा था जिसका मुकाबला करने के लिए रणवीर सेना का गठन किया गया था। अगले दिन जब नरसंहार की खबर सुर्खियों में आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इस नरसंहार को राष्ट्रीय शर्म कहा।
बदले की कार्रवाई के डर से लक्ष्मणपुर बाथे के आसपास के लगभग 200 भूमिहार परिवार अपने घर छोड़कर भाग गए। इस मामले के आरोपियों को विभिन्न स्तरों पर मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2013 में पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस नरसंहार के लिए रणवीर सेना की कड़ी आलोचना हुई, खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने के लिए। यहां तक कि उसके अपने कई समर्थक भी इस हमले की क्रूरता से स्तब्ध थे। महिलाओं और बच्चों की हत्या के पीछे सेना का तर्क उसके एक क्रूर कमांडर ने पत्रकारों को समझाया। हम महिलाओं को इसलिए मारते हैं क्योंकि वे नक्सलियों को जन्म देती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे नक्सली बन जाते हैं और हमें मार देते हैं। वे दलित नक्सलियों को पनाह देते हैं। 12 में उन्होंने 35 भूमिहारों और दलेचेक भगौरा में 42 राजपूतों को मार डाला। हम किसान हैं, लेकिन हमने तय किया है कि अगर वे हम में से 2 को मारेंगे तो हम उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हम उनमें से 15 को मार देंगे। ये घटना राबड़ी देवी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर हुई। इस नरसंहार से पहले के 4 महीनों में जातीय हिंसा की विभिन्न घटनाओं में 142 लोग मारे गए थे। भाकपा माले लिबरेशन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का बदला लिया। जहानाबाद के पास रामपुर चौम गांव में इसने 9 भूमिहारों की हत्या कर दी, जो एक ग्रामीण के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अरवल लौट रहे थे। 1990 के दशक के आखिरी 3 साल बिहार या भारत के किसी भी राज्य के इतिहास में शायद सबसे खूनी रहे। इस दौरान एक या दूसरे जातीय मिलिशिया द्वारा 19 से अधिक नरसंहार किए गए। रणवीर सेना को दोष का बड़ा हिस्सा भुगतना पड़ा और अधिकांश पीड़ित पिछड़ी और दलित जातियों से थे। जहानाबाद जिला हिंसा के अंतहीन रसातल में गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो गृहयुद्ध से जूझ रहे कुछ अफ्रीकी देशों से भी बदतर था। राज्य असहाय था और कुछ भी करने को तैयार नहीं था। मिलिशिया के प्रमुख मुखिया पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसे 2 बार 1998 और 1999 में गिरफ्तार किया, लेकिन पहचान न हो पाने के कारण उसे छोड़ दिया। 1999 में जब राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, जहानाबाद जिले के शंकर बिगहा में रणवीर सेना ने महिलाओं और बच्चों सहित 23 दलितों की हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि हत्यारे शंकर बिगहा से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक ऊंची जाति के गांव धोबी बिगहा से आए थे। 16 साल बाद जहानाबाद की एक जिला अदालत ने हत्याओं के सभी 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया। सभी 50 गवाह अदालत में मुकर गए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। भैरव रजवार, जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी 2 बेटियों समेत अपने परिवार के 5 सदस्यों को खो दिया था, भी अपने बयान से मुकर गए। अपनी झोपड़ी की छत पर छिपकर जान बचाने वाले रजवार बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैंने अदालत में जज से कहा, मैंने उस रात किसी को साफ तौर पर नहीं देखा। वे मुझे पटना ले जाएं और सुरक्षा का आश्वासन दें, फिर मैं अभियुक्तों की पहचान करने में संकोच नहीं करूंगा। ठीक 15 दिन बाद 10 फरवरी 1999 को रणवीर सेना ने एक और नरसंहार को अंजाम दिया। जहानाबाद के नारायणपुर गांव में 12 दलितों का नरसंहार किया गया। नरसंहार के ठीक एक दिन बाद वाजपेयी सरकार ने राबड़ी सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विडंबना यह है कि रणवीर सेना ने नरसंहार के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन की अपनी अस्वीकृति का हवाला देते हुए नरसंहार के लिए दलित राष्ट्रपति KR नारायणन को दोषी ठहराया गया। हालांकि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वाजपेयी को राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ा। बिहार सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने से इनकार कर दिया। पार्टी ने अपने सभी 23 विधायकों को सरकार में मंत्री नियुक्त किया। राबड़ी देवी के शासन की बहाली के ठीक 10 दिन बाद MCC ने शंकर बिगहा और नारायणपुर नरसंहारों का बदला लिया। 18 मार्च 1999 को सैकड़ों MCC नक्सलियों ने पुलिस की वर्दी पहने और आग्नेयास्त्रों व अन्य हथियारों से लैस सेनारी गांव को घेर लिया। सेनारी शंकर बिगहा और लक्ष्मणपुर बाथे से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अतीत में दलित नरसंहारों के 2 कुख्यात स्थल हैं। माओवादियों ने 34 लोगों को उनके घरों से घसीटा, उन्हें गांव के उत्तर की ओर ले गए, उन्हें गांव की ठाकुरबाड़ी में इकट्ठा किया, उनके पैर और कोहनी बांधी और माओवादियों द्वारा अपनाए गए तरीके से उनका गला रेत दिया। संजय शर्मा, जो चमत्कारिक रूप से बच गए, याद करते हैं, हम चिल्ला रहे थे, हमें मत मारो, हम रो रहे थे और ईश्वर को पुकार रहे थे। फिर उन्होंने गला काटना शुरू कर दिया और मैंने उन्हें अपने छोटे भाई को मारते देखा। एक एक करके हम सब गिर पड़े और चुप हो गए, और तभी मैं भी गिर पड़ा।
मैं शवों के नीचे छिप गया और हत्यारों की बहस सुनता रहा। कुछ लोग शवों पर बम फेंकना चाहते थे और उन्हें आग लगाना चाहते थे। कुछ लोग पुलिस के आने से डर गए और भागना चाहते थे। पीछे मुड़कर देखने पर सेनारी बदला लेने का एक स्पष्ट लक्ष्य प्रतीत होता था, या शायद नहीं भी। जहानाबाद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये भूमिहार बहुल गांव ऐसी सड़कों से जुड़ा था जिन्हें सड़क कहना भी मुश्किल था। गांव में न तो बिजली थी और न ही टेलीफोन, लेकिन गांव में सामाजिक तनाव का कोई इतिहास नहीं था और लगभग 70 भूमिहार परिवारों के साथ लगभग 200 मजदूर परिवार शांतिपूर्वक रहते थे। गांव से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी भी थी। यही वजह थी कि सरकार ने सेनारी को 292 अति संवेदनशील गांवों की सूची में शामिल नहीं किया। राबड़ी, जो अभी अभी मुख्यमंत्री पद पर लौटी थी, ने ये कहते हुए गांव जाने से इनकार कर दिया कि भूमिहार उनके मतदाता नहीं है। सेनारी नरसंहार का बदला जल्द ही रणवीर सेना ने ले लिया, जिसने सेनारी से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के मियापुर में 35 लोगों की हत्या कर दी। पीड़ितों में 26 यादव और 6 दलित शामिल थे। मध्य बिहार आजादी के बाद से राज्य और देश में सबसे भीषण जातिगत संघर्षों का प्रतीक बन गया। प्रत्येक नरसंहार के कारण ग्रामीणों, विशेषकर दूसरे खेमे के युवाओं का पलायन शुरू हो गया। ये प्रतिशोध के भय के साथ साथ उनके नाम एफआईआर में दर्ज होने और पुलिस द्वारा लगातार उत्पीड़न और यातना के कारण हुआ, क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वी जाति से थे। सेनारी में दलितों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया क्योंकि ये नरसंहार भूमिहारों के खिलाफ थे। इसी प्रकार शंकरबीघा और लक्ष्मणपुर बाथे दलित नरसंहारों में भी उन्हीं गांवों के भूमिहारों को आरोपी बनाया गया था। मध्य बिहार के इन जिलों के गांव खाली कर दिए गए थे और बचे हुए घरों की रखवाली परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा की जाती थी। ऐसे नरसंहारों के बाद जमींदार जातियां अक्सर सजा के तौर पर अपने खेतों में मजदूरों को रखने से इनकार कर देती थी। माओवादियों द्वारा समर्थित मजदूर अक्सर अपने इलाकों में भूमिहारों के खेतों में खेती करने से इनकार कर देते थे। इस तनाव ने इतनी दुश्मनी को हवा दी कि दोनों पक्षों द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी के कारण 1990 के दशक के अंत तक अकेले जहानाबाद के लगभग 72 गांव वीरान हो गए थे। इनमें से ज्यादातर गांवों में हमलों को रोकने के लिए निवासी रात में अपनी छतों से बारी बारी से गश्त करते थे। घने अंधेरे वाले गांवों में कई किलोमीटर दूर से भी हेडलाइट्स की हल्की सी चमक या किसी गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज से ही खलबली मच जाती थी। ग्रामीण अपनी छतों से अपने स्थापित नियमों का ढिंढोरा पीटते थे और लोग अपनी 303 राइफलें और देसी बंदूकें उठाने के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन अक्सर जिन ग्रामीणों पर हमला होता था वे अनजाने में शिकार बन जाते थे, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने, जवाबी कार्रवाई करने या छिपने का भी समय नहीं मिलता था। कुछ गांव जो लगातार खतरे में रहते थे ज्यादा सतर्क थे और अक्सर ऐसे हमलों का पता लगा लेते थे। रात में गांव में किसी भी घुसपैठ की आहट मात्र से ही गोलियां चलने लगती थी। हमलावरों को अक्सर गांव के बाहरी इलाके में अपनी छतों पर खड़े ग्रामीण रोक लेते थे। रात भर गोलियां और जातिवादी गालियां चलती रहती थीं। ग्रामीणों का उद्देश्य हमलावरों को भोर तक रोकना था, जब आमतौर पर पुलिस पहुंचती थी। मध्य बिहार के औरंगाबाद जिले के भीतरी इलाके में स्थित बंदेया गांव ऐसा ही एक उदाहरण है। गोह प्रखंड मुख्यालय से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर बंदेया पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ये हाल ही की बात है, नीतीश कुमार के सड़क निर्माण अभियान की बदौलत। 1990 के दशक में बंदेया में सड़कें, बिजली या टेलीफोन नहीं थे। गांव तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते से कीचड़ भरे खेतों से होकर कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मुश्किल से 20 घरों वाला ये साधारण गांव 2000 के दशक की शुरुआत में तब सुर्खियों में आया जब एमसीसी कार्यकर्ताओं ने इस पर हमला किया। निशाना रणविजय सिंह थे, जो एक शक्तिशाली भूमिहार नेता थे, जिन पर माओवादियों ने पड़ोसी गांव के कुछ यादवों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। सिंह पर पहले भी कई बार हमले हो चुके थे, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से बच निकले थे। उस रात जब एमसीसी कार्यकर्ता सो रहे ग्रामीणों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, किसी ने एक टॉर्च की रोशनी देखी। वो आदमी तुरंत अपनी छत से चिल्लाया और बाकी लोग तुरंत अपनी बंदूकें लेकर अपनी छतों पर भाग गए। रात भर गोलीबारी और गाली गलौज जारी रही। मुश्किल से 10 गोलियां चलाने के बावजूद 500 से ज्यादा नक्सलियों से घिरे ग्रामीण उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। आखिरकार नक्सली अपना हमला छोड़कर भाग गए। पुलिस, जो गांव के बाहरी इलाके में कुछ किलोमीटर दूर इंतजार कर रही थी, भोर में ही गांव के पास पहुंचने की हिम्मत कर पाए। संदिग्ध ग्रामीणों ने पुलिस को अपने पास आने से मना कर दिया। औरंगाबाद के एसपी द्वारा अपनी पहचान उजागर करने के बाद ही पुलिस बल को अंदर जाने दिया गया।
दुर्भाग्य से यह इस गांव पर आखिरी हमला नहीं था। बंदेया पर 2 बार फिर इसी तरह आधी रात को हमला हुआ। हालांकि हर बार ग्रामीण नक्सलियों को पूरी रात तक रोके रखने में कामयाब रहे। इन हमलों का मुख्य निशाना रणविजय सिंह थे, जिन्होंने 2005 में गो विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि उन्हें जल्द ही एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। एक दिलचस्प घटनाक्रम में रणवीर सेना द्वारा मियापुर नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सत्तारूढ़ राजद कांग्रेस गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक बुलाई। हालांकि सिर्फ बैठक बुलाना ही ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि उसका नतीजा भी चौंकाने वाला था। ये तय किया गया कि जातीय नरसंहारों के चक्र को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को युवाओं के समूहों का चयन करने और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे सशस्त्र हमलों के खिलाफ सुरक्षा समूह के रूप में काम कर सकें। समिति ने ये भी सिफारिश की कि गरीबों में से जो लोग बंदूक रखना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस दिए जाएं। समिति भूमि और बुनियादी अधिकारों जैसे उन मूल मुद्दों पर भी ध्यान देने में विफल रही जो इन संघर्षों को हवा दे रहे थे। वजह साफ थी, भूमि पुनर्वितरण एक कठिन समस्या थी और इससे धनी किसान, जिनमें यादव और कुर्मी जैसी ओबीसी जातियों के कई लोग शामिल थे, नाराज होने ही वाले थे। राज्य ने खुद को अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करने में असमर्थ घोषित कर दिया था और चाहता था कि हर कोई अपनी रक्षा खुद करे। जातिवाद से ग्रस्त बिहार में यह एक गंभीर रूप ले सकता था, जहां व्यक्ति और समुदाय अक्सर हिंसक तरीकों से अन्य समूहों पर हावी होने की कोशिश करते थे। सरदारों को वैध बनाने से जातिगत संघर्ष और भड़क जाते, लेकिन इन प्रस्तावों को कभी लागू नहीं किया गया। राज्य और पुलिस की भूमिका। नरसंहारों के प्रति राज्य की सामान्य प्रतिक्रिया क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों, ज्यादातर निम्न रैंकिंग वाले और खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर के, को तत्काल निलंबित करने के साथ साथ कुछ मौद्रिक मुआवजे और अतिरिक्त राहत के इर्द गिर्द घूमती थी, अगर मानक उपाय जनता की भावनाओं को शांत करने में विफल रहे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जिसमें 58 दलित मारे गए थे, के परिणामस्वरूप गृह सचिव का स्थानांतरण, जिला पुलिस अधीक्षक का निलंबन और कानून व्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का एक नया पद सृजित किया गया। हालांकि इससे जमीनी स्तर पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। अतिरिक्त राहत के वादे, जैसे कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अगर पीड़ित दलित थे तो एक पक्का घर, शायद ही कभी पूरे हुए। जब कोई मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नरसंहार स्थल का दौरा करता, तो ये वादे अक्सर दलितों को भूमि आवंटन, एक स्कूल और गांव को सड़क से जोड़ने के वादों में बदल जाते। हालांकि ऐसे बड़े बड़े वादों के आदी ग्रामीणों को शायद ही कभी इन वादों के पूरा होने की उम्मीद होती। राज्य न केवल अक्षम और असंवेदनशील था, बल्कि अक्सर इसमें मिलीभगत भी थी। नरसंहार स्थलों पर राजनेताओं के दौरे अक्सर उनके अपने जुड़ाव से प्रभावित होते थे। राबड़ी देवी का सेनारी जाने से इनकार करना, क्योंकि पीड़ित जाति, भूमिहार, उनकी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह उच्च जाति के राजनेता भूमिहार गांवों में नरसंहार स्थलों का दौरा करने में तत्पर थे, लेकिन दलित नरसंहार स्थलों पर कम। आरा से सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रदेव वर्मा ने 1998 के संसदीय चुनावों में रणवीर सेना पर प्रतिबंध हटाने के मुद्दे को अपने अभियान का मुख्य केंद्र बनाया। जब तत्कालीन विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा, राजद कार्यकर्ता दिन में राजनीतिक कार्यकर्ता और रात में एमसीसी के हत्यारे हैं, तो वे इसी भावना को प्रतिध्वनित कर रहे थे। कई निजी सेनाओं के कमांडरों ने अपने पदों को वैध बनाने के लिए राजनीति का रुख किया। लोरिक सेना के कमांडर बैजू यादव लालू के मुख्यमंत्री काल में विधायक बने। राज्य तंत्र ने शायद ही कभी यह सुनिश्चित किया कि नरसंहारों के असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर निर्णायक मुकदमा चलाया जाए। 1990 के दशक के अधिकांश नरसंहारों की न्यायिक प्रक्रिया एक दशक से भी अधिक समय तक चली और कुछ मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश मामलों में अपराधियों को सबूतों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने जैसे कारणों से बरी कर दिया गया। जब मुख्यमंत्री हैबसपुर नरसंहार स्थल पर गए, तो उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1,20,000 रुपये का मुआवजा, 3 महीने तक काम और राशन और पूरी दलित बस्ती के लिए पक्के मकान देने का वादा किया। 23 मार्च 1997 को रणवीर सेना द्वारा हैबसपुर गांव को घेरने के बाद अनुसूचित जाति के 10 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने एक पीड़ित के खून से कुएं के किनारे अपने संगठन का नाम भी लिख दिया। नरसंहार के लगभग 1 साल बाद फरवरी 1998 में एक नागरिक अधिकार दल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि मुआवजे के रूप में केवल 20,000 रुपये दिए गए थे। कोई काम या राशन नहीं दिया गया था।
और पक्के मकानों का निर्माण केवल आंशिक रूप से हुआ था। जो थोड़ा बहुत निर्माण हुआ था वो भी हाल ही में गांव पर पुलिस के छापे में नष्ट हो गया। दोषसिद्धि के मोर्चे पर स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हिबसपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त सरदार लक्ष्मण सिंह को अपराध के 17 साल बाद 2014 में ही गिरफ्तार किया गया था। रूसी और सोवियत तंत्रिका विज्ञानी इवान पावलोव ने प्रस्तावित किया था कि व्यवहार उत्तेजनाओं से प्रेरित होता है। सरकारें भी यादृच्छिक उत्तेजनाओं से प्रेरित ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जनता बेहतर सड़कों की मांग करने या लापरवाह चालक को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए पर्याप्त मुआवजा पाने के लिए सड़क जाम करती है। यदि कोई एक परिवर्तन मध्य बिहार के जलते खेतों के इतिहास को गहराई से बदल सकता था तो वो पुलिस की भूमिका ही होती। नरसंहारों का एक विशिष्ट पैटर्न रहा। गांवों का चयन लक्षित जातियों की जनसंख्या, गांव की कमजोरियों जैसे आग्नेयास्त्रों और पुलिस चौकियों की कमी और सड़क संपर्क व बिजली की कमी के आधार पर किया गया था। जहानाबाद 1986 में 10 लाख की आबादी वाला एक जिला और 1569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला, उस क्षेत्र को जोड़ने वाली 30 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क थी। हमले हमेशा देर शाम को किए जाते थे। इससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि ग्रामीणों को हमलावरों के आने का पता न चले और वे अपनी नींद से चौंक जाएं। अंधेरे ने पीड़ितों को गांव से भागने से भी रोका। हालांकि रात के समय की छापेमारी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि पुलिस कम से कम सूर्योदय से पहले मदद के लिए नहीं पहुंचती थी। कई मामलों में पुलिस चाहकर भी रात में गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। बर्रा में हमलावरों ने गांव की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पर एक विशाल पेड़ गिरा दिया। इससे उन्हें अपने सभी पीड़ितों को एक नहर के पास इकट्ठा करने और उनका गला काटने का पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि ज्यादातर मामलों में कमजोर पुलिस ने ऐसे नरसंहारों में शामिल होने की हिम्मत नहीं की, भले ही गांव में सड़क संपर्क हो। ज्यादातर पुलिस कैंप गांव के भीतर ऊंची जातियों की बस्तियों में स्थित थे और इसलिए दलितों की पहुंच से बाहर थे। इन मामलों में अगर पुलिस दलितों के प्रति शत्रुतापूर्ण न भी हो तो भी उनसे संपर्क करना असंभव था। पहुंच जाने पर भी पुलिस को गांव की सीमा के अंदर शायद ही कभी जाने दिया जाता था। डरे हुए ग्रामीण अक्सर पुलिसकर्मियों पर भरोसा करने से कतराते थे। पुलिस की वर्दी पहने अपराधियों द्वारा हमले एक आम तरीका था, जिससे वर्दी और व्यवस्था पर पहले से कायम भरोसा उठ जाता था। इन नरसंहारों पर पुलिस की प्रतिक्रिया भी अक्सर उनकी अपनी जातिगत पहचान और निष्ठा से प्रेरित होती थी। मध्य बिहार में पुलिस बल में पारंपरिक रूप से ऊंची जातियों का दबदबा रहा है, जिनमें ज्यादातर भूमिहार और राजपूत थे। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद हाल ही में ओबीसी की संख्या बढ़ने लगी थी। हालांकि ज्यादातर यादव और कुर्मी ही थे। ये दोनों जातियां अब कई जिलों में नई जमींदार भी बन गई थीं। परिणामस्वरूप दलित नरसंहारों पर संदेह होने लगा और यहां तक कि अंदरूनी साजिश के सिद्धांत भी सामने आने लगे। कुछ को विभिन्न नक्सली गुटों के बीच गैंगवार का नतीजा बताकर खारिज कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने संसद में बथानी टोला नरसंहार पर टिप्पणी की। जिला प्रशासन की विफलता इस त्रासदी का तात्कालिक कारण थी। दरअसल राज्य प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि आसन्न त्रासदी के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और यहां तक कि सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद नरसंहार को या तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मिलीभगत या साहस की कमी के कारण टाला नहीं जा सका। पुलिस न केवल कर्तव्यहीनता और असंवेदनशीलता की दोषी थी, बल्कि अक्सर मिलीभगत की भी दोषी थी। अप्रैल 1997 में अकवारी गांव में हुए नरसंहार में वो गांव जिसे भाकपा माले का जन्मस्थान माना जाता है, निवासियों की सुरक्षा के लिए गांव में तैनात पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के घरों के दरवाजे जबरन खोल दिए। वे खड़े होकर देखते रहे जब रणवीर सेना ने लोगों का नरसंहार किया। हमलावरों ने 2 महिलाओं, एक 15 वर्षीय और एक 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या करने से पहले उनके साथ बलात्कार किया। एक 10 वर्षीय लड़के के सिर में गोली मार दी गई। इसके बाद, जैसा कि अपेक्षित था, 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायपालिका भी अक्सर संबंधित लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती थी। पुलिस पर अक्सर छापेमारी की आड़ में ग्रामीणों, खासकर दलितों को परेशान करने और फर्जी मुठभेड़ों में उनकी हत्या करने का भी आरोप लगाया जाता था। उन्होंने कई ग्रामीणों को निवारक निरोध में गिरफ्तार किया। ये आरोप जमानती थे, लेकिन संपत्ति या जमानत के अभाव में बंदी अक्सर जेलों में सड़ते रहते थे।
फरवरी 1998 में पटना और जहानाबाद के गांवों में 7 नागरिक स्वतंत्रता संगठनों की एक टीम के दौरे के बाद प्रकाशित एक रिपोर्ट में बिहार पुलिस द्वारा की गई छापेमारी का वर्णन किया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस अक्सर महिलाओं के साथ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा में दुर्व्यवहार करती है। छापेमारी में कोई महिला पुलिस नहीं होती। पुरुष पुलिस ही महिलाओं की निजता का ध्यान रखे बिना घरों में घुस जाती है। वे उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिनके बेटों, पति को वे ढूंढ रहे होते हैं। एक आम आरोप ये है कि महिला ने अपने पति को उग्रवादियों के साथ सोने के लिए भेज दिया है। सुबह सुबह ठंड में खेतों पर जाने वाली महिलाओं को चादर उतारने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि पुलिस देख सके कि उन्होंने नीचे कोई हथियार या गोला बारूद तो नहीं छिपा रखा है। ये संदेह केवल महिलाओं का अपमान और अपमान करने के लिए है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ये छापे उन गांवों में आम है जहां भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने भाकपा माले संगठनों के विभिन्न संगठनों बैठकों द्वारा संगठित होकर मजदूरी वृद्धि और गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया है। कुछ गांवों में छापे बहुत अक्सर पड़ते हैं। जुनौती जहानाबाद जिला बिहार में पिछले 2 महीनों में कम से कम 20 छापे पड़े हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के इंद्राचिक में हर हफ्ते एक छापा पड़ता है। सिवनन जहानाबाद जिला बिहार में हफ्ते में कम से कम 2 छापे पड़ते हैं। इन छापों में अक्सर पुलिसकर्मी लूटपाट और जबरन वसूली भी शामिल करते थे। अक्सर कुर्की जब्ती चल संपत्ति की कुर्की के बहाने पुलिस फरार अपराधियों की संपत्ति जब्त कर लेती थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब्त की गई सामग्री आखिरकार कहां पहुंचती थी। लेकिन पुलिस की भूमिका अक्सर छापों अवैध जब्ती और उत्पीड़न से कहीं आगे तक जाती थी। 15 अप्रैल 1994 को पुलिस ने कथित तौर पर गया जिले में एक मुठभेड़ में 11 एमसीसी सदस्यों को मार गिराया था। 27 दिसंबर 1997 को पटना जिले के कोडिहारा गांव में भी ऐसी ही एक मुठभेड़ हुई थी। गांव में एकत्रित ग्रामीणों ने बताया कि कैसे आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने 2 नक्सलियों को निर्ममतापूर्वक मार गिराया था। अगस्त 1995 में पुलिस ने बेगूसराय शहर में सीपीआई एमएल लिबरेशन कार्यालय पर एकत्रित 500 लोगों की भीड़ पर गोलीबारी की थी। भीड़ भूमि सुधारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 5 लोग मारे गए थे। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा किया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले को एकतरफा बताया। 29 महिलाओं सहित 65 लोगों को दंगा और अवैध रूप से इकट्ठा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और हिरासत में बुरी तरह पीटा गया। स्वतंत्र शव परीक्षण की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए शवों का तुरंत पोस्टमार्टम किया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अराजकता के लिए सिर्फ पुलिस बल को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। हथियारों, परिवहन और संचार तकनीक, मजबूत खुफिया नेटवर्क और उचित सुरक्षा जैसे पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण उनके काम में बाधा आ रही थी। ऐसे राज्य में जहां हर घंटे 16 लोगों की हत्या, लूट या अपहरण हो रहा था, बिहार का कमजोर पुलिस बल ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम सेवाएं ही प्रदान कर रहा था। जब तत्कालीन डीजीपी एसके सक्सेना ने 1997 में कहा था, राज्य पुलिस जिन दयनीय परिस्थितियों में काम कर रही है, उसे देखते हुए राज्य अच्छा काम कर रहा है, तो वे पूरी तरह गलत नहीं थे। 1997 में बिहार पुलिस एसोसिएशन बीपीए ने अपराध नियंत्रण पर राज्य के प्रति व्यक्ति व्यय का अनुमान 16 रुपये और 56 पैसे लगाया था, जो देश में सबसे कम था। इसने कहा कि राष्ट्रीय औसत पुलिस जनसंख्या अनुपात तक पहुंचने के लिए उसे 35,000 अतिरिक्त कर्मियों और 440 अतिरिक्त पुलिस थानों की आवश्यकता है। मध्य बिहार बेल्ट क्यों? दिवंगत उपन्यासकार और पत्रकार शिव नायपॉल एक बार बिहार में नरसंहार के एक दृश्य पर गए थे और उन्होंने राज्य को दुनिया का अंत बताया था। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि जाति आधारित हिंसा पूरे बिहार में समान रूप से नहीं फैली थी। वास्तव में इसकी शुरुआत मध्य बिहार के सोन नदी बेल्ट के जिलों में हुई थी और अजीब तरह से वहीं तक सीमित रही। नक्सली आंदोलन भोजपुर में शुरू हुआ और उसके बाद के जातिगत संघर्ष भोजपुर के साथ साथ गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नवादा और रोहतास जिलों तक ही सीमित रहे। आम धारणा के विपरीत कि मध्य बिहार में नक्सलवाद के उदय का कारण अत्यधिक गरीबी थी, यह क्षेत्र वास्तव में उत्तर या दक्षिण बिहार, झारखंड क्षेत्र से कहीं अधिक समृद्ध है। इसे सोन नदी पर बनी देश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है, जिसने इस क्षेत्र को राज्य का धान का कटोरा बना दिया है। 1986 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र की साक्षरता दर 7% थी, जो राज्य के औसत 26% से अधिक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि देश के दो सबसे पुराने विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में स्थित हैं। दरअसल इस क्षेत्र के जातिगत हिंसा का केंद्र बनने का कारण कहीं और है। भूमि, जो ऐसे संघर्षों का मुख्य स्रोत है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव में है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत से 25% अधिक है। उद्योग लगभग नगण्य है और शहरीकरण 10% से भी कम है। भूमिहीन मजदूरों के बड़े पैमाने पर प्रवास ने उत्तर बिहार में भूमि के दबाव को कम करने में मदद की है, लेकिन इस क्षेत्र में ये घटना लगभग नदारद रही है। दूसरी ओर कर्ज के दुष्चक्र ने जमीन बेचना मुश्किल बना दिया है, जिससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या और बढ़ गई है। 1986 में इस क्षेत्र के लगभग 1/3 वयस्क पुरुष भूमिहीन थे। भूमि सुधारों के खराब क्रियान्वयन ने आग में घी का काम किया। उदाहरण के लिए पटना में 1984 तक केवल 0.3% अधिशेष भूमि का अधिग्रहण और वितरण किया गया था। देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने के 3 दशक बाद बिहार के हृदय स्थल में भूमि सुधार और पुनर्वितरण की स्थिति की कल्पना कीजिए। इस क्षेत्र में खेतिहर मजदूर होना आसान नहीं था और न्यूनतम मजदूरी शायद ही कभी दी जाती थी। 1986 में अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 8.50 रुपये थी, लेकिन जमींदार शायद ही कभी 3 रुपये से अधिक देते थे। जहां मजदूरी वस्तुओं के रूप में दी जाती थी, वहां मजदूरों को निर्धारित 3 किलोग्राम के बजाय 1.25 किलोग्राम से ज्यादा अनाज नहीं मिलता था। दूसरे, अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। भुइया, मुसहर और दुसाध जैसी अनुसूचित जातियां गया, जहानाबाद और पटना की संयुक्त आबादी का 27% है। इन जातियों को पारंपरिक रूप से भूमि के स्वामित्व से बाहर रखा गया है। चूंकि उन्हें उत्पादन के प्रमुख साधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है, इसलिए उन्हें दूसरों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन अनुसूचित जातियों में से 2/3 से ज्यादा भूमिहीन है, जिनमें मुसहर सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तीसरा, इस क्षेत्र के खेतिहर मजदूर और किसान ऐतिहासिक रूप से बिहार के अन्य हिस्सों की तुलना में अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक और अपने दृष्टिकोण में ज्यादा क्रांतिकारी रहे हैं। उनकी सामाजिक जागरूकता का पहला उभार आजादी से पहले ही हुआ था, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान के लिए जमीन आंदोलन शुरू किया और पहली किसान सभा की स्थापना की। इस जागरूकता ने सम्मान और न्यूनतम मजदूरी जैसे तात्कालिक मुद्दों के साथ मिलकर इन भूमिहीन वर्गों को अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र में कोयरी, कुर्मी और यादव जैसी पिछड़ी जातियों के एक वर्ग का भी उदय हुआ, जो सुधार प्रयासों और नए धनिकों के मुख्य लाभार्थी बने। वे पारंपरिक जमींदार उच्च जातियों से भी ज्यादा आक्रामक थे और कई मामलों में नए उत्पीड़क बन गए। वास्तव में बेलछी, पिपरा और दलेरचक भगोड़ा के नरसंहार इन्हीं मध्यजातीय ताकतों द्वारा किए गए थे। प्रशासन की लगभग अनुपस्थिति और पुलिस बल की अप्रभाविता ने हाशिए पर पड़े वर्गों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वामपंथी समूहों की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया। नक्सली समूहों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा, और कुछ हद तक सफल भी रहा, अतिरिक्त और गैर खेती योग्य भूमि पर कब्जा करना था। गैर खेती योग्य भूमि तकनीकी रूप से सरकारी नियंत्रण वाली सार्वजनिक भूमि होती है, लेकिन अक्सर उस पर कब्जा कर लिया जाता है या अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है। एमसीसी ने 1992 में अकेले गया में 4500 एकड़ ऐसी भूमि के अधिग्रहण की जिम्मेदारी ली थी। एक मामले में अहियापुर निवासी नरेश सिंह, जिनके पास लगभग 800 एकड़ जमीन थी, की जमीन नक्सलियों ने हड़प ली थी। उन्होंने ग्रामीणों को आतंकित करके जवाब दिया। हालांकि जब मजदूरों ने उनकी जमीन को पूरे एक मौसम के लिए बंजर छोड़ दिया, तो उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। गतिरोध सुलझ गया और यादव, बढ़ई, रविदास और दुसाध जैसी पिछड़ी जातियों के लगभग 100 भूमिहीन परिवारों ने उस जमीन पर खेती शुरू कर दी। एक चक्र का अंत। बिहार में जातिगत हिंसा का सबसे घातक दौर 1994 से 2000 तक माना जा सकता है। ये दशक के अंत में चरम पर था और फिर कम हो गया। कभी कभार उग्र आंदोलन हुए, लेकिन उतने गंभीर नहीं जितने इस दौरान हुए। तो सदी के अंत में जातिगत नरसंहारों के अचानक अंत का क्या कारण था? इनमें से पहला कारण था 2000 तक कई सत्ता केंद्रों का उदय और उसके बाद रणवीर सेना का कमजोर होना। ऐसे ही एक सत्ता केंद्र का नेतृत्व भोजपुर जिले के पीरो विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील पांडे कर रहे थे। ये गुट अक्सर एक दूसरे से सत्ता हथियाने की कोशिश करते थे और अक्सर अपनी ही जाति के लोगों की हत्या भी कर देते थे। कुछ गुटों ने तो सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए उन्हें अपना नेता मानने से भी इनकार कर दिया था।
ब्रह्मेश्वर मुखिया की मध्य पटना के व्यस्त एग्जीबिशन रोड स्थित एक इमारत से गिरफ्तारी के बाद रणवीर सेना धीरे धीरे कमजोर होती गई। पुलिस को एक अज्ञात स्रोत से जानकारी मिली, जिसके बारे में अक्सर यह अनुमान लगाया जाता था कि वो सेना विरोधी गुट का सदस्य है। झुर्रीदार कुर्ता और धोती पहने और 2 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी वाले मुखिया ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी गिरफ्तारी एक खूंखार गुरिल्ला कमांडर के रूप में उनकी विशाल छवि के बिल्कुल विपरीत थी। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी सेना और माओवादी संगठनों के विरोधी गुटों से लगातार मिल रही मौत की धमकियों से खुद को बचाने की एक कोशिश हो सकती है। प्रमुख के पास से बरामद एक डायरी में कई उच्च जाति के राजनेताओं, पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों के नाम और फोन नंबर थे। ब्रह्मेश्वर सिंह की अंततः 1 जून 2012 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे भोजपुर स्थित अपने गांव में सुबह की सैर पर थे। उन्हें पटना उच्च न्यायालय ने बथानी टोला नरसंहार मामले में बरी कर दिया था और जेल से रिहा कर दिया था। इस हत्या से भोजपुर, पटना और आसपास के जिलों में व्यापक अशांति फैल गई। ब्रह्मेश्वर सिंह के समर्थक उग्र हो गए। उन्होंने हाल ही में पुनर्निर्मित सर्किट हाउस और खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आग लगा दी, आरा में रेलवे कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया और हावड़ा दिल्ली मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित कर दी। कुछ अखबारों ने खबर दी कि पुलिस चुप रही क्योंकि मौजूदा जदयू भाजपा सरकार हत्या की राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए भूमिहारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मेश्वर सिंह हमेशा पौराणिक पात्र परशुराम का हवाला देते थे। मैंने वही किया जो परशुराम ने किया था। समाज में किसी भी तरह की व्यवस्था स्थापित करने के लिए हिंसक तरीके जरूरी है, वरना अन्याय हावी हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर सिंह शायद अपने ही तर्क का शिकार हो गए।